हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रेप अल्फा में। प्रेप अल्फा आप लोगों के लिए यूपी पीसीएस 2025 का जो प्री का एग्ज़ाम होने वाला है 12 अक्टूबर को, उसके लिए यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चला रहा है। इसमें आज बात करेंगे 2021 का पूरा पेपर देखने वाले हैं हम, 150 क्वेश्चन। उसमें से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम सभी छोड़ देंगे। करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए आप लोग हमारे चैनल से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी 4 महीने की करंट अफेयर्स डाल दी गई है, उसको जाकर देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ठीक है, मांडी कहाँ स्थित है? तो मुजफ्फरनगर जिला है उत्तर प्रदेश का, उससे लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है मांडी गांव, जो हड़प्पा सभ्यता का एक नवीनतम स्थल है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ऋषभनाथ का संबंध अष्टपाद से, बिल्कुल सही है। वासुपूज्य का संबंध सम्मेद शिखर से, ये गलत है। नेमिनाथ का संबंध ऊर्ज यंत्र से है, ये सही है। और महावीर का संबंध पावापुरी से है, ये भी सही है। तो यहाँ पर वासुपूज्य का संबंध कहाँ से है? तो चंपापुरी से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरा क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना कौन सा सही है? दो कथन दिए हैं, सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो यहाँ पर कौन सा सही है? तो दोनों सही है, क्योंकि सातवाहन नरेश जो थे वो प्राकृत भाषा के पोषक थे और सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए राणा हमीर का संबंध मेवाड़ से दिया गया है, राणा चुंडा का संबंध मारवाड़, मलिक राजा फारूकी का खानदेश से और मलिक परवर ख्वाजा जहाँ का मालवा से। इसका कौन सा सही नहीं है? तो डी नंबर सही नहीं है। ठीक है, जो मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ का संबंध जौनपुर से है, ना कि यहाँ पर मालवा लिखा हुआ है। ठीक, राणा हमीर का संबंध मेवाड़ से, सही है। राणा चुंडा का संबंध मारवाड़ से और मलिक राजा फारूकी का संबंध खानदेश से और मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ का संबंध जौनपुर उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 5वां, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मिलान कर लेते हैं। रागमाला का संबंध है, रागमाला ग्रंथ के रचयिता है पुंडरीक विट्ठल, रस कौमुदी की रचयिता है श्रीकंठ, राग विबोध के रचयिता है सोमनाथ और चतुर्दंडी प्रकाशिका के रचयिता है वेंकट रमन। क्वेश्चन नंबर 6वां है, कथन कारण का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं। कथन दिया हुआ है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण दिया है केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्या सही होगा? तो इसका आंसर है ए नंबर, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, मतलब कि मुगल साम्राज्य जो था वो सैनिक राज्य था। ठीक है, ये सही है, लेकिन इसका कारण क्या है? केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति थी, मतलब सेना के दम पर उसने जो है शासन किया, सेना के दम पर जो है उसने राज्यों को जीता और इसके बाद पूरे भारत में शासन किया। क्वेश्चन नंबर 7वां, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था, किसने किया था ये बताना है। तो इसका सही जवाब है ए नंबर, अमीर हसन सिसजी ने। ठीक है, अमीर हसन सिसजी ने किया था इसका संकलन, किसका? फवायदुल फवाद का। क्वेश्चन नंबर 8वां, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? तो इसका सही जवाब है लाहौर। जो रंजीत सिंह थे वो लाहौर के राजा थे। ठीक है, तो उन्होंने अदालत आला की स्थापना की थी। ठीक है, रंजीत सिंह ने स्थायी सेना फौज ए आईना के नाम से जानी जाती, जो रंजीत सिंह की स्थायी सेना थी फौज ए आईना के नाम से जानी जाती थी, इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां कहता है भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायकॉम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर पहला दिया है कि यह अस्पृश्यता जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, जो बायकॉम सत्याग्रह था, और महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो इसका कौन सा सही है? तो दोनों सही है दोस्तों। ठीक है, यह 1924 में केरल में आयोजित किया गया था। केरल में
वायकोम सत्याग्रह, और इसमें गांधी जी ने भी भाग लिया था, और ये छुआछूत और जाति भेदभाव से संबंधित था, मतलब इसके विरोध में। इसका नेतृत्व जो है टी.के. माधवन और के. केलप्पन तथा के.पी. केशव मेनन ने किया था। ठीक है, इस सत्याग्रह को गांधी जी ने अपना समर्थन दिया कब? 1925 में। तो याद रख लीजिए, कभी पूछा जा सकता है वायकोम सत्याग्रह का गांधी जी ने समर्थन कब दिया? तो 1925 में, जबकि ये सत्याग्रह चालू हुआ 1924 में। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करी? तो इसका सही जवाब है बी नंबर, बाल गंगाधर तिलक ने कभी अध्यक्षता नहीं करी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 में होती है, डफरिन के काल में होती है, ये सबको पता होगा जो भी पढ़ाई करता है। ठीक है, डफरिन के काल में होती है, और बाल गंगाधर तिलक ने कभी इसकी अध्यक्षता नहीं करी। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शन है आपका भगत सिंह, यशपाल, छबीलदास और अंबिका चक्रवर्ती। तो इसका डी नंबर सही है, अंबिका चक्रवर्ती नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्यों में से नहीं थे, जो कि 1926 में गठित की गई थी नौजवान सभा। यहाँ पर देखिए, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, यशपाल, छबीलदास ने नौजवानों और विद्यार्थियों को गठित करने के लिए 1926 में नौजवान सभा की स्थापना करी थी। ठीक है, 1926 में। और इस सभा के महामंत्री कौन थे? तो भगत सिंह और भगवती चरण बोहरा महासचिव थे। ठीक है, 1928 में अमृतसर में हुए सम्मेलन में इस सभा का घोषणा पत्र जारी किया गया था। अंबिका चरण चक्रवर्ती इस सभा से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 12वां, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो विलियम जोन्स। ठीक है, कब स्थापना हुई थी? तो 1784 में, 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए नंबर सही है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? मतलब वायसराय की शक्तियों का और अधिक बल किसने प्रदान किया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में। आया कब था? 1928 में भारत। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में पेश की गई। शारदा एक्ट 28 सितंबर 1929 को, और डांडी मार्च होता है आपका 12 मार्च 1930 को। शारदा अधिनियम को बाल विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15वां, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो यह 1901 में प्रकाशित की गई थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की ये पुस्तक है। इनको द ग्रेट, यहाँ पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस के। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी और M.A. अंसारी। ये कानपुर षड्यंत्र मामले में कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही जवाब है डी नंबर, M.A. अंसारी शामिल नहीं था। बाकी मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी तीनों शामिल थे। 1920 के दशक में भारत में समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ, जो रूसी क्रांति 1917 से काफ़ी हद तक प्रभावित था। और 17 मार्च 1924 को कानपुर षड्यंत्र मामला भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, S.A. डांगे शामिल थे। इन सभी पर आरोप लगाया गया कि ये सभी हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के प्रतीक राजा सम्राट को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे थे। M.A. अंसारी कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 17वां, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो इसका सी नंबर सही है, वेब मिलर। ठीक है, धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार किसने दिए थे? तो वेब मिलर ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान सरोजनी नायडू और इमाम साहब मणिलाल के नेतृत्व में 21 मई 1930
तो लगभग 25,000 स्वयंसेवकों ने धरसना नामक कारखाने पर धावा बोल दिया था, जहां इन्हें लाठियों से पीटा गया था। इस भयावह तस्वीर का उल्लेख अमेरिका के न्यू फ्रीमैन अखबार के पत्रकार थे, कौन, वेब मिलर, इन्होंने इसका प्रकाशन किया था। ठीक है, तो ये जो धरसना सॉल्ट वर्क है, ये जो है ये समझ लीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग था। ठीक है, अवज्ञा आंदोलन का एक भाग था जो कि 1930 में प्रारंभ किया गया था। और ये जो धरसना कांड हुआ था 21 मई 1930 को हुआ था। ठीक है, इसका जो प्रकाशन किया था न्यूज में वो वेब मिलर ने किया था, याद रख लीजिए। अब ऐसा भी पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की रिपोर्टिंग किसने करी थी, तो वो भी सही है, इसका भी जवाब वेब मिलर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18वां, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विलियम हॉकिंस, राल्फ फिच और थॉमस रो और निकोलस डाउंटन। तो यहाँ पर देख लीजिए राल्फ फिच कब आए, तो राल्फ फिच आए 1583 में। विलियम हॉकिंस आता है 1608 में। ठीक है, जहांगीर के समय में। ठीक है, और निकोलस डाउंटन ये 1613 में आते हैं, यहाँ ये भी आपके जहांगीर के समय में। और यहाँ पर थॉमस रो 1614 में आते हैं, ये भी जहांगीर के समय में आते हैं। ठीक है, राल्फ फिच जो आता है 1583 में, ये अकबर के समय में आता है। ठीक, ये आप याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 19वां, यहाँ पर कथन कारण का सवाल है ये। ठीक है, कथन दिया है, कथन कहता है कि तीस्ता नदी, यहाँ पर और बड़ा कर लेते हैं, हाँ, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण कहता है कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो क्या ये सही है, तो इसका सही जवाब है ए नंबर, मतलब ए और आर दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये तो सही जवाब है आर। कारण की नदी अपहरण जो होता है वो हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। ठीक है, और तीस्ता पहले गंगा की सहायक नदी थी, अब वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां, क्वेश्चन नंबर 20वां, भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटियां दी गई हैं, किस राज्य में कौन सी चोटी है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए तमिलनाडु में है दोड्डाबेट्टा चोटी। ठीक, राजस्थान में है गुरु शिखर जो कि अरावली का सबसे ऊंचा है, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। नागालैंड में है सारामती चोटी और मध्य प्रदेश में है धूपगढ़ चोटी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ए नंबर चिल्का। ठीक है, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। और अगर यहीं पर सवाल पूछ लेता कि अंतरस्थलीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, मतलब कि वो भारत के राज्य के अंदर ही स्थित है, जैसे कि ये भारत बना हुआ है अपना, और इन भारत के राज्य मतलब अंदर ही स्थित है, भूमि के अंदर, तो वो सांभर झील हो जाती। कहाँ है, तो ये राजस्थान में। ठीक है, सांभर झील आपकी राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 22वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 4 नदियाँ हैं, पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी और जोंक नदी। तो यहाँ पर डी नंबर गलत है, यो जोंक नदी है, भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, ये महानदी की सहायक नदी है जोंक। ठीक है, बाकी पुनपुन, अजय नदी और जलांगी ये गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। तो इसका सही जवाब है चिल्का झील, और यही खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है भारत के अंदर। क्वेश्चन नंबर, और इसको रामसर साइट में शामिल किया गया 1981 में। ठीक है, आर्द्र भूमियों में 1981 में इसको शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर सही सम्मिलित कौन सा नहीं है बताना है। हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्णरेखा नदी में सही है, चचाई जलप्रपात आपका बीहड़ नदी में है, ये भी सही है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, ये भी सही है। और बूढ़ा घाघ जलप्रपात कांची नदी, ये गलत है। ठीक है, डी नंबर गलत है। ये कहाँ स्थित है, तो ये बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पर स्थित है, ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, झारखंड में है और ये बूढ़ा नदी पर स्थित है, बूढ़ा नदी। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सी नंबर पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग की बात कर रहा है, मतलब कि अगर देखिए ये भारत है, यहाँ पर भारत का नक्शा हम बना देते हैं। अगर ये भारत है, ठीक है,
ये ऐसे बन गया। तो उत्तर पश्चिम भाग यानी यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ की बात कर रहा है कि यहाँ पर वर्षा जो है सर्दियों के समय में क्यों होती है, तो वो इसका कारण क्या है दोस्तों, ये पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 26, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पर खनिज अन्वेषण अभिकरण और मुख्यालय दिए हुए हैं, तो यहाँ पर सीधे मिलान कर लेते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ये इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय नागपुर में है। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय हैदराबाद में है। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, भुवनेश्वर में है। क्वेश्चन नंबर 27, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कथन 1 और कथन 2 लिखा हुआ है। कथन 1 कहता है ये छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, और दूसरा कथन है कि यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। यहाँ पर कौन सा सही है, तो बी नंबर सही है, केवल 2 सही है। कह रही है एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है एनटीपीसी सिंगरौली, ठीक है, बाकी 1 नंबर गलत है, क्योंकि जो एनटीपीसी सिंगरौली है ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, कहाँ है, मध्य प्रदेश के सीधी जिला में स्थित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब दिशा की और सही क्रम बताना है आपको। पश्चिम से पूरब, ये पूरब है और यहाँ पश्चिम है, ठीक है, तो पश्चिम से पूरब चलते हुए आपको सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इंडोनेशिया में यहाँ पश्चिम से पूरब की तरफ सुमात्रा है, फिर इसके बाद जावा आएगा, फिर बाली और लोम्बोक और इरियन, फिर जया द्वीप, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 द्वीप हैं, और सभी का जो है आपको पश्चिम से पूरब क्रम पता चल गया। क्वेश्चन नंबर आपका 29, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए सीरिया इसका सही जवाब है। बाकी जॉर्जिया, टर्की और बुल्गारिया ये काला सागर के तट पर स्थित है। काला सागर के तट पर स्थित नहीं है कौन, सीरिया। काला सागर के पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया, और उत्तर पूर्व में आपका रूस यूक्रेन है। दक्षिण में आपका है तुर्की, और काला सागर के पूरब में जॉर्जिया और काकेकस पर्वतमाला स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, नोबी कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो इसका सही जवाब है जापान, ठीक है। नोबी कांतो मैदान जापान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ज्वालामुखी पर्वत और देश दिए गए हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। माउंट रेनन, ये ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। माउंट एटना कहाँ है, ये इटली में है। और माउंट पेरीकुटेन कहाँ है, तो ये मैक्सिको में है। और माउंट एपो कहाँ स्थित है, तो ये फिलीपींस में। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर देखिए लिखा है सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में कथनों पर विचार करना कौन सा सही है, तो यहाँ पर लिखा है कि नंबर 1 यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। और दूसरा कथन है कि इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। नीचे सही कूट बताना कौन सा सही है, तो जो सोकोत्रा द्वीप है ना वो दोस्तों बी नंबर सही है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था, ठीक है। इसका ये सोकोत्रा द्वीप अरब सागर में स्थित अदन की खाड़ी के पास स्थित यमन का एक द्वीप है, ना कि ओमान का। ओमान यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यमन का द्वीप है, ठीक है। सोकोत्रा द्वीप यमन देश का एक द्वीप है, और इसको 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया। ओनली बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है, तो इसका सी नंबर सही है, मंडीरा द्वीप, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है, तो मंडीरा द्वीप। बाकी सब सही है, मतलब ए नंबर ग्रेनेडा और मोंटेसेराट और एंगुइला ये सभी कैरेबियन सागर में उपस्थित द्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है दोस्तों कि मेकांग नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो नंबर 1 है मेकांग का उद्गम जो है तिब्बत के पठार से है, और दूसरा कहता है मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो देखिए जब अगर तिब्बत के पठार से उद्गम है तो कंबोडिया नहीं पहुंचेगी, ठीक है, इसलिए दूसरा गलत हो गया, 1 नंबर सही है, ओनली 1 सही होगा, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है कौन सी, मेकांग नदी, जिसे दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब एवं दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहा जाता है। मेकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, और यहाँ से आगे बढ़कर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस एवं कंबोडिया, लाओस के मध्य सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदी मीनाम के नाम से मीनाम मेकांग डेल्टा वियतनाम में हो ची मिन्ह सिटी के निकट दक्षिण चीन सागर में बनाती है।
क्वेश्चन नंबर 35 है, यहाँ पर लिखा कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, स्थानीय पवनों के नाम और स्थान दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए लेवेस जो है वो स्पेन में चलती है, सही है। ब्रेक फील्डर कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया में, ये भी ठीक है। ब्लैक रोलर ये उत्तरी अमेरिका में चलने वाली पवन है, ये भी सही है। शामल जो है ऑस्ट्रिया लिखा हुआ है, ये गलत है। ठीक है, शामल कहाँ है? तो शामल जो है ये जो है अरब, ईरान, इराक के मरुस्थली क्षेत्र में गर्म हवा है ये चलने वाली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36, एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है जिसको हम नया नहीं कर सकते? सौर ऊर्जा कर सकते हैं, वायु ऊर्जा को कर सकते हैं, बायोगैस को कर सकते हैं, पेट्रोलियम को नहीं कर सकते। इसका बी नंबर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? कोको मतलब कॉफी का। तो यहाँ पर लातविया इसका सही जवाब है। कैमरून, घाना और आइवरी कोस्ट यहाँ पर कॉफी का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कि अलास्का कहाँ है? तो कोरियाक में, ये गलत है। ठीक है, अलास्का मतलब अलास्का में कौन सी जनजाति पाई जाती? कोरियाक, ये गलत है। ठीक है, बोर्नियो द्वीप में पुनान जनजाति पाई जाती, सही है। अरब मरुस्थल में रुवाला जनजाति पाई जाती, ये भी सही है। स्वीडन तथा फिनलैंड में लैप्स जनजाति पाई जाती, ये भी सही है। आपका कोरियाक जो है ये साइबेरिया के क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। क्वेश्चन नंबर आपका 39, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो इसका डी नंबर सही है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या 19.981 करोड़ या लगभग 16 पूरे देश का 16.51% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। इसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार है, बंगाल और आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर आपका 40, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब है बी नंबर, मद्रास। ठीक है, ये सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था मद्रास को। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो इसका बी नंबर सही है, द्वितीय अवस्था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो बी नंबर सही, द्वितीय अवस्था। क्वेश्चन नंबर आपका 42, ये भी इसमें दो कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है बताना है। जन्म दर के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो इसका पहला कथन है नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंधित है, ये भी सही है। तो यानी कि दोनों सही है, यानी सी नंबर सही होगा। ठीक है, नगरीकरण अधिक होगा तो जन्म दर को कम किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि नगरीकरण में जन्म दर को कम करने का मतलब ये है कि गाँव में अधिक बच्चा पैदा करने की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। नगरीकरण में क्या और 2 बच्चों वाला ज़्यादा सिस्टम चलता है। ठीक है, कि हम 2 हमारे 2, इसलिए नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, बिल्कुल सही है। और ऊंची साक्षरता दर, अगर साक्षरता अधिक होगी तो निम्न जन्म दर से सीधा संबंध रहता है। और नगरीकरण में जन्म दर कम होने का कारण ये भी है कि वहाँ पर साक्षरता अधिक रहती है। क्वेश्चन नंबर 43, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका बी नंबर सही है, अरुणाचल प्रदेश। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं 17 व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश में 17 है, मिजोरम में आपका 52 है, सिक्किम में 86 है, नागालैंड का 119 है और हिमाचल प्रदेश का 123 जनघनत्व है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 44, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? इसका डी नंबर सही है, संघीय। ठीक है, संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक और पंथ निरपेक्ष गणराज्य, ये सब लिखा है। फेडरल का संबंध भारतीय संविधान से नहीं है, तो डी नंबर बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा न्याय 3 प्रकार का न्याय है। ठीक है, न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। ठीक है, का उल्लेख है। साथ ही विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 1 नंबर विचार, दूसरी अभिव्यक्ति की, तीसरी विश्वास की, चौथी धर्म की और 5वीं उपासना की। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें अपने संविधान में प्राप्त है। ध्यातव्य रहे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकार कर लिया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। किन का गठन कब हुआ? तो देख लेते हैं। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को होता है। गोवा का गठन होता है 30 मई 1987 को। झारखंड का गठन होता है 15 नवंबर सन 2000 को।
और तेलंगाना का गठन होता है 2 जून सन 2014 को। सबसे नया राज्य अभी तेलंगाना ही है, 2 जून 2014। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पर ए नंबर लिखा हुआ है कि आम चुनाव में मतदान, बी नंबर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सी नंबर है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और डी नंबर संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है बताना है। तो आम चुनाव में मतदान, ये जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। मतदान जो है, मतदान आपको कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ठीक है, ना कि कर्तव्य में शामिल है। बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास ये कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये भी मौलिक कर्तव्य में शामिल है और संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो यहाँ पर डी नंबर सही, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है क्या? मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? आकस्मिकता निधि से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? ऑप्शन है 265, 266, 267 और 268। तो यहाँ पर देखिए सी नंबर इसका सही है, 267, 267 जो है आकस्मिक निधि से संबंधित है, जो राज्य संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों को अपनी अपनी आकस्मिक निधियां स्थापित करने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। नंबर 1 लिखा, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। बी नंबर कहता है राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो कौन, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 50वां कहता है सूची 1 का सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, राज्य और राज्य सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो यहाँ पर सी देख लेते हैं, राजस्थान का राज्यसभा प्रतिनिधित्व 10 सीटें हैं, गुजरात में राज्यसभा की हैं 11 सीटें और कर्नाटक की हैं 12 सीटें और पंजाब में राज्यसभा में 7 सीटें। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 51, यहाँ पर कथन कारण का सवाल है। कथन दिया हुआ है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? डी नंबर इसका सही जवाब है। ए गलत है, आर सही है कह रहा है। ठीक है, ए गलत, आर सही है, मतलब कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है, ये गलत है। मंत्रिपरिषद सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती, राज्यसभा नहीं। ठीक है, और कारण आर सही है, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 52, भारतीय संसद की कार्यवाही में जीरो काल का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर डी नंबर सही, इसका प्रश्न काल के ठीक बाद का समय, जो क्वेश्चन आवर होता है, क्वेश्चन आवर के ठीक बाद का समय जो होता है वो शून्य काल, जीरो आवर कहा जाता है। ठीक है, जीरो आवर। यहाँ पर देखिए भारतीय संसदीय कार्यवाही में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः शून्यकाल दोपहर 12 बजे से 1 बजे के मध्य होता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल भारत की देन है। इस दौरान सांसदों द्वारा अविलंबीय लोक महत्व के मुद्दों को संसद में उठाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर धन विधेयक। ठीक है, इसका सही जवाब है धन विधेयक, ये अनुच्छेद 110 के अंतर्गत शामिल है। बाकी देखिए विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं, साधारण विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक और राज्य पुनर्गठन विधेयक। धन विधेयक को पहली बार राज्यसभा में शामिल नहीं भेजा जाता। धन विधेयक सिर्फ पहली बार लोकसभा में भेजा जाता है, लोकसभा में, और राज्यसभा को भेज दिया जाता है कि आप देख लीजिए, अगर आपकी अनुमति है तो भी ठीक, नहीं भी अनुमति तो भी ठीक है, हम तो धन विधेयक पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता। अगर स्वीकृति नहीं भी देता 14 दिन के अंदर तो भी पास मान लिया जाता है, अगर स्वीकृति दे देता है तो और अच्छी बात। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54,
भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, तो किसकी करती है लोक लेखा समिति? तो यहाँ पर ऑप्शन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, भारत की संचित निधि की, और यहाँ पर भारत के लोक लेखा की और भारत की आकस्मिक निधि की। तो यहाँ पर जो लोक लेखा समिति है दोस्तों वो CAG की जो रिपोर्ट होती है उसकी जो है समीक्षा करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश में भारत में अंतर राज्य परिषद की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर डी नंबर सही, सरकारीय आयोग की सिफारिश पर। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के मध्य केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया आर्टिकल 263 में। ये सरकारीय आयोग ने इसकी सिफारिश करी थी। क्वेश्चन नंबर आपका 56, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है किसके आधार पर? यहाँ पर ऑप्शन है विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राज्यपाल द्वारा, या फिर सी नंबर उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा, या उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राज्यपाल द्वारा। तो इसका सी नंबर सही है, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। किसको? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो पहले जो है सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा, जांच के बाद राष्ट्रपति हटा देगा। ठीक है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को हटाने के बारे में प्रावधान और प्रक्रिया अनुच्छेद 317 में दी गई है। ठीक है। जो यूपीएससी है, यूपीएससी आपका आर्टिकल 315 के तहत शामिल किया गया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 57, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है क्या? तो वित्त आयोग कितने में है? तो आर्टिकल 280 में, याद रख लीजिए। ठीक है। अब देखते हैं कि वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है। तो ए नंबर सही है, संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना इसका प्राथमिक कर्तव्य है। ठीक है। बाकी संघीय वार्षिक बजट तैयार करना, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, संघ व राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालय विभागों के लिए निधियों का विनिधान करना, ये प्राथमिक कार्य में नहीं आता। ठीक है। प्राथमिक कार्य है संघ राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। क्वेश्चन नंबर आपका 58, तो 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान देना है। नंबर 1 है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, और दूसरा है भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। कौन सही है? तो दोनों सही है। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी, यानी इसका सी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 59, यहाँ पर कथन कारण का सवाल दिया गया है। ठीक है। अभिकथन कहता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और कारण आर कहता है कि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी नंबर इसका सही है। ए गलत है और आर सही है। मतलब कि भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख 280 में किया गया है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं, यानी टोटल 5 सदस्य हो गए। ठीक है। जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेशानुसार तय होता है, उनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। स्पष्ट है कि अभिकथन ए गलत है, परंतु आर सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया गया है कथन ए कहता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, तो ये गलत है। कौन करता है? संसद करती है। ठीक है। योग्यता का निर्धारण संसद करती है। और कारण कहता है कि अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर आपका है 60, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो यहाँ पर सही है बी नंबर केसी नियोगी। ठीक है। केसी नियोगी साहब जो थे वो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जो कि 1951 में गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका ए नंबर सही है, प्रधानमंत्री। ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 62, यहाँ पर देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार करना, इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, BR मेहता समिति 1956 में आई। ठीक है।
और यहाँ पर अशोक मेहता समिति 1977 में, और जी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी दोस्तों, ठीक है, 1957 में। अशोक मेहता समिति 1977, GKV राव समिति 1985 सही है, LM सिंघवी समिति 1986 में आई थी, ठीक। और 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। अनुच्छेद 243 का भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है, जिसमें प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया जाता है। सबसे निचली स्तर पर ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम GST यानी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, ए नंबर सही है। 101वां संविधान संशोधन ये GST से संबंधित है, अधिनियम 2017 में पारित किया गया था, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में पारित किया गया, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से संबंधित है। और आपका 103वां संविधान संशोधन 2019 में पारित किया गया, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण यानी EWS वाले सिस्टम से संबंधित है। और 104वां संविधान संशोधन 2019 में फिर पारित किया गया, इसमें लोकसभा विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। जो लोकसभा और विधानसभाओं में ST और SC का आरक्षण है वो 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। यह 104वां संविधान संशोधन है। 103वां है 10% आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का आरक्षण, और 102वां है OBC के आयोग का गठन, और 101वां है 2017 वाला GST का गठन। क्वेश्चन नंबर 64, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? इसका C नंबर सही है। 61वां संविधान संशोधन 1988-89, ठीक है, 88-89 में हुआ था ये। तो 61वां संविधान संशोधन, यहाँ पर 88 लिखा है, कहीं कहीं आपको 89 भी मिल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति ने इसकी अनुमति 28 मार्च 1989 को दी थी और इसी दिन से ये लागू किया गया था, ठीक। 66वां संविधान संशोधन 1990, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के 55 भू सुधार अधिनियम शामिल किए गए थे, ठीक है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। और 62वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, ये जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण एवं लोकसभा एवं विधानसभा में आंग्ल भारतीयों को प्रतिनिधित्व में 10 वर्ष की वृद्धि की गई थी सन 2000 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 63वां संविधान संशोधन 1989 जो है पंजाब में आपातकाल की व्यवस्था अन्य क्षेत्रों के समान की गई थी, इसमें प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताना है आपको। तो सीधे देख लेते हैं, यहाँ पर आर्टिकल जो 50 है ये न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। आर्टिकल 46 जो है वो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि से संबंधित है, ठीक है, ये वाला आर्टिकल 46। और यहाँ पर आर्टिकल जो 40 है वो ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना, इससे संबंधित है। ये आपके नीति निदेशक या DPSP का एक भाग है। और आर्टिकल जो 43 का A है इसमें उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के संबंध से संबंधित है। आर्टिकल 43B का संबंध राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि वह सहकारी सोसाइटी समिति के स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करे, ठीक है। याद रहे कि यह अनुच्छेद 97 संविधान संशोधन 2011 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। कौन सा? आर्टिकल 43B। ये 97 में संविधान संशोधन 2011 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, ठीक, इसलिए कह रहा C विकल्प सही है, यानी सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन आर्टिकल 43 के B में है, ना कि A में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 66, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? यहाँ पर 66 नंबर का सही जवाब है C नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने कहा था। संविधान सभा के बहस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो?
अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए, ये वल्लभ भाई पटेल साहब ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 67 है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। ये जो है वाद हैं गोलकनाथ वाद, केशवानंद भारती वाद और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। यहाँ पे देखिए गोलकनाथ वाद जो है 1967 में आया, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में, केशवानंद भारती जो विवाद है वो 1973 में आया और 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में आया। तो गोलकनाथ वाद 1967 और केशवानंद भारती वाद 1973 ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, केशवानंद भारती वाद 1973 में प्रस्तावना में जो है इसको चेंज किया गया। ठीक है, और 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया और 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी संविधान। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सुधार किए गए। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक योग में सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो यहाँ पर देखिए सी नंबर गलत है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ये गलत। बाकी मौलिक अधिकार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। मौलिक कर्तव्य अगर बात की जाए तो रूस से लिए गए। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई, बीमर संविधान जर्मनी से ली गई। और जो आपके केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ये कनाडा के संविधान से ली गई। क्वेश्चन नंबर आपका 69, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। तो यहाँ पर ए नंबर से कहता है पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, बी नंबर कहता है जनसंख्या में परिवर्तन, सी नंबर कहता है विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन, डी नंबर कहता है तकनीकविद और नौकरशाह। तो डी नंबर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करता है। इसका बी नंबर सही है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के जो आंकड़े हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 71, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति को मापन किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है आपका सी नंबर सही है, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। यहाँ पर देखिए लिखा है शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक चयनित वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों के स्तर पर समय के साथ बदलाव को मापता है, जिस पर एक पारिभाषिक समूह के उपभोक्ता अपनी आय खर्च करते हैं। CPI का आधार वर्ष 2012 है, ये पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताना है। दो कथन दिए हैं, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट है कि निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी नंबर सही है, दोनों 1 और 2 दोनों सही है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है और पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 73 कथन कारण का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए कथन दिया हुआ है, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कारण कहता है कि यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन और अक्षम वितरण और अभावों के कारण होता है। यहाँ पर कौन सा सही है, तो ए नंबर सही है, कह रहा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। BSI में सूचकांक कितनी ब्लू चिप कंपनियों के से इसका मापन होता है, तो इसका सही जवाब है 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 75, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है, तो इसका सही जवाब है डी नंबर क्रुक्स कांच। ठीक है, जो क्रुक्स कांच है वो पराबैंगनी किरणों यानी UV रेज को काटता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर 1 नंबर कहता है यह एक अदिश राशि है और बी नंबर कहता है यह एक सदिश राशि है। इसका ए नंबर सही है, जो विद्युत विभव है ये एक अदिश राशि है, किसी भी दिशा में काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 77,
रिगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस घनत्व मापन में किया जाता है। ठीक है, रिगेलमैन स्केल का प्रयोग जो है किसके मापन में किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है धुआं का जो घनत्व है उसका मापता है रिगेलमैन स्केल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 78, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है। इसका सही जवाब है बी नंबर धूल कण। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकाश जो फैलता है वायुमंडल में उसका कारण है धूल के कण। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है। यहाँ पर सी नंबर सही है, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। रेत का रेगिस्तान, धान की खेत की भूमि और प्रेरी भूमि, इनमें जो अवशोषण काफ़ी हो जाता है, लेकिन जो ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि है उसमें जो सूर्य की रोशनी है उसका जो है ट्रांसफ़र यानी परावर्तन ज़्यादा होता है। ये लगभग 70 से 80% जो है इसका रोशनी का ट्रांसफ़र कर देता है। मरुस्थल 60 से 70% करता है। घास का मैदान 14 से 37% तक करता है और कोणधानी वन 10% भाग ही परिवर्तन कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने कि रक्त में शर्करा का स्तर समानता प्रदर्शित किया जाता है किससे। तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही होगा, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य घटक है। तो इसका सही जवाब है ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। सिरका में कौन सा उपस्थित होता है, एसिटिकम, बिल्कुल सही है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट, ये भी सही है। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल, ये गलत है क्योंकि लैक्टिक एसिड के कारण होता है, लैक्टिक एसिड। और आमाशय रस में उपस्थित होता है HCl, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 83, खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है। तो इसका सही जवाब है सी नंबर, परासरण की वजह से। ऑस्मोसिस प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से खीरा में जब नमक डाला जाता है तो उससे पानी निकलता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि। इसका सी नंबर सही है, श्वसन दर का ह्रास हो जाता है इसलिए। श्वसन दर जो है वो कम हो जाती है, श्वसन दर कम हो जाती है, ह्रास का मतलब कम होना। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है। तो इसका सही जवाब है बी नंबर, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो पर शून्य आवेश होता है। आपका इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश और प्रोटॉन पर होता है धनावेश। क्वेश्चन नंबर 86 है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है किसका, तो कार्बोहाइड्रेट का। क्लोरोफिल, RNA और DNA में नाइट्रोजन होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, दो कथन दिए गए इनमें से कौन सा सही है बताना है। पहला नंबर है, रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, ये बिल्कुल सही है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम बनाया जाता है। परमाणु बम जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 88, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है। इसका सही जवाब है सी नंबर, फूलकली। लौंग जो है मेटेंसी कुल के यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका होती है। 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है बी नंबर, मोरेसी। जो टापा कपड़ा है वो मोरेसी कुल के पौधे से बनाया जाता है। मोरेसी कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। टापा कपड़ा विशेषतः पेड़ों की छाल से बनाया जाता है। इसके लिए शहतूत और अंजीर के पौधों का प्रयोग में लाया जाता है। ये मोरेसी कुल के ही पौधे हैं। टापा कपड़ा मुख्यतः टोंगा, सामोआ, फिजी आदि देशों में बनाए जाते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताना है। विटामिन ए किस में पाया जाता है, संतरे में, सही है। नींबू में विटामिन सी नींबू में पाया जाता है, सही। विटामिन डी तो कॉड लिवर और विटामिन B6 है धान का चोकर। तो आपको बताना कौन सा गलत है, तो ए नंबर गलत है। विटामिन ए जो है संतरा में नहीं, संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। ए पाया जाता है गाजर, पालक, हरी सब्जियां जितनी हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 91, बाटुलिज्म क्या है। तो यह है भोज्य पदार्थ से अलग होने वाला विषैलापन, बाटुलिज्म कहलाता है। भोज्य पदार्थों से जो अलग होता है विषैलापन उसे कहते हैं बाटुलिज्म। क्वेश्चन नंबर 92,
इसमें कथन कारण का क्वेश्चन है। ये कथन दिया है, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों को संश्लेषण कर लेता है। ठीक है। कारण कहता है शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, तो ये भी सही है। इसका कौन सा जवाब सही होगा? तो यहाँ पर कहता है ए गलत है और आर सही है। मतलब कि ए जो कह रहा है कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों को संश्लेषण कर लेता है, तो ये गलत है, क्योंकि हमें विटामिन जो है ऊपर से भोज्य पदार्थों के द्वारा अपने शरीर में पहुंचाने पड़ते हैं। ठीक है। और शरीर उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ए गलत और आर सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 93। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो इसका सही जवाब है रेटिनॉल, यानी विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 94 है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या है? तो ऑल्वियोली। ठीक है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कहलाता है ऑल्वियोली। क्वेश्चन नंबर 95 है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? इसका सही जवाब है मैथेग्लोबिन की वजह से। ठीक है। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वो मैथेमोग्लोबिन के कारण। निम्नलिखित में से यहाँ पर देखिए 96 है, राइबोफ्लाविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो ये इसका सही जवाब है डी नंबर, चेइलोसिस। जो राइबोफ्लाविन है विटामिन B2, ठीक है, B2 की कमी से होता है चेइलोसिस रोग। ये इस विटामिन की कमी से होने वाले अन्य रोग है त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना और जीवा का फटना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है, मतलब मच्छर नहीं फैलाता? तो निंद्रा रोग जो है, स्लीपिंग सिकनेस, ये जो है सीसी मक्खी के काटने से होता है, सीसी मक्खी। ठीक है। सीसी मक्खी। बाकी डेंगू ज्वर, फाइलेरिया और मलेरिया ये सभी मच्छर द्वारा काटने से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कब उत्पन्न हुई? तो यहाँ पर देखिए क्योटो प्रोटोकॉल में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 99, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जैवमंडल और अवस्थिति दी हुई है। यहाँ पर बताना है सिमलीपाल कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड और नोकरेक मेघालय में। क्वेश्चन नंबर आपका 100, यहाँ पर कथन और कारण दिए। कथन है पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो ये तो गलत ही है। और कारण कहता है मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये सही है, यानी ए गलत आर सही है। इसका सही जवाब डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया? 1986, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 102, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो वायु प्रदूषण का सूचक आपको बताना है, ये लाइकेन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 है, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किसके लिए दिया जाता है? तो इसका नंबर बी नंबर सही है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री को। क्वेश्चन नंबर 105 है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, इसका सी नंबर सही है, ताप विद्युत संयंत्र से फ्लाई ऐश निकलता है कोयले से। क्वेश्चन नंबर 106, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये आपको बताना है, तो ये किया जा सकता है उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। संसद में शक्ति होती है संसद या विधानमंडल में कि वो लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कर सकती है, ये आर्टिकल 321 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 107, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इसका सही जवाब है डी नंबर, हापुड़। सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी। ठीक है। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है और सबसे छोटा हापुड़। क्वेश्चन नंबर 108, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में यहाँ पर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस स्थान पर मनाई थी? तो इसका सही जवाब शाहजहाँपुर। ये करंट का क्वेश्चन था, फिर भी देख लिया गया। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किया गया था नोएडा में। क्वेश्चन नंबर आपका है 110वां, ये भी आपका जो है करंट का क्वेश्चन है, इसको नहीं देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये बताना, सूर सरोवर झील तो है, समस्तपुर पक्षी विहार है, सरसई नावर भी है, यहाँ पर सुरसर मानसर झील नहीं है। डी नंबर इसका गलत जवाब है। सुरसर मानसर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 112, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन भरने के पूर्व इसमें कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है?
तो ये करंट का सवाल है, लेकिन इसको देख लेते हैं। भारत के किसी भी राज्य के नागरिक, ये मानदंड नहीं है। बाकी 18 से 40 आज की आयु वर्ग होना चाहिए, न्यूनतम हाई स्कूल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, किसी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, तब इसमें हम फार्म भर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में। क्वेश्चन नंबर 113 है, ये उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण कल्याण विधेयक 2021 से संबंधित है। इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है और वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो इसका बताना है क्या सही होगा, तो इसका सी नंबर सही है, यानी कि बोथ, दोनों ऑप्शन सही हैं इसके। मतलब कि जो ये विधेयक आया था उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021, इसका उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना और वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है, दोनों सही है। 115 कहता है निम्नलिखित शहरों में किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया। तो इसका सही जवाब है डी नंबर, कानपुर में स्थापित किया गया था। ये स्टैटिक का सवाल है, पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से चालू हो जाती करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को हम इसमें नहीं देखेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स ये पुरानी हो चुकी है, ये जो है आपके काम की है भी नहीं। तो दोस्तों ये रहा पूरा जो है हमने यूपी पीसीएस 2021 का पेपर जो है पूरा कवर कर लिया है। इसमें जितना भी स्टैटिक का पोर्शन था, स्टैटिक हो गया आपका, और जियोग्राफी हो गया, फिजिक्स हो गया, और आपका केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ईवीएस हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया, जितने भी क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स को छोड़कर हमने सभी जो है कवर कर लिए हैं। और यहाँ पर लास्ट में देख लेते हैं अगर और कोई पोर्शन बचा होगा तो। वैसे करंट अफेयर्स के अलावा हाँ यहाँ पर विविध को देख लेते हैं, ठीक है। 139 नंबर है, स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है। स्टैचू ऑफ पीस मतलब शांति की मूर्ति, तो ये आपको बताना। तो ये जो है आपकी राजस्थान में है, पाली में स्थित है, ठीक है, पाली राजस्थान में। यहाँ पर लिखा हुआ है जैन आचार्य श्री वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की ये मूर्ति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया। तो ये सही जवाब है डी नंबर, अगस्त काम्पटे ने। क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर सी नंबर सही सुमेलित नहीं है, केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, ये गलत लिखा हुआ है। ये कहाँ है, तो ये है अपना झांसी में। बाकी सब सही है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है, और आपका भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में है। अंतर्राष्ट्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र ये नैरोबी में है। क्वेश्चन नंबर है आपका 142, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है, नहीं बताना है। तो यहाँ भी सही है, सांस्कृतिक विविधता, ये गलत है, ठीक है। हम की भावना ग्रामीण समुदाय में है, क्षेत्र और आत्मनिर्भरता ये सभी ग्रामीण समुदाय में पाए जाते हैं। सांस्कृतिक विविधता ग्रामीण समुदाय में नहीं पाई जाती, जो कि जो सांस्कृतिक विविधता ही नगरीय समुदाय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 143, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था। तो इसका सी नंबर सही, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। कब किया था, तो यहाँ पर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1967 में केप टाउन में किया था। क्वेश्चन नंबर 144, सुगम भारत अभियान किससे संबंधित है। तो इसका ए नंबर सही है, दिव्यांग व्यक्तियों से। क्वेश्चन नंबर आपका है 145, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो सन 2004 में। क्वेश्चन नंबर 146 है, यहाँ पर लिखा हुआ निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में शामिल किया गया। तो यहाँ पर देखिए इसका सी नंबर सही है, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 को किया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम। संविदा श्रम अधिनियम को नहीं शामिल किया गया, इसमें मजदूरी संहिता 2019 में। क्वेश्चन नंबर आपका 147 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। इसका सी नंबर सही है, भारतीय और मैत्री 2 स्टेशन है। कहाँ, अंटार्कटिका में, भारत के। यहाँ पर जो मैत्री है इसको 1989 में स्थापित किया गया और भारतीय 2012 में, और दक्षिण गंगोत्री ये भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम का एक भाग के रूप में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन है, जो वर्तमान में संचालित नहीं है। ये संचालित नहीं है, बाकी मैत्री और भारतीय दोनों संचालित हैं। मैत्री का 1989 में निर्माण किया गया, भारतीय का 2012 में। क्वेश्चन नंबर 148 से नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा है आकांक्षी जिले कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कितने जिलों को 2021 में शामिल किया गया। ये करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 149, निम्न संगठनों में से कोविड-19 के बाद
के दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था। तो ये किसने किया था? तो ए नंबर सही है, विश्व आर्थिक मंच WEF ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150वां लास्ट क्वेश्चन है, योजना और प्रारंभ वर्ष दिया गया है, इसका मिलान बताना है। तो यहाँ पर लिखा है आम आदमी बीमा योजना 2007 में, PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021 में, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में चालू की गई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये 2016 में चालू की गई। दोस्तों कैसा लगा ये हमारा वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और